दोस्तों, अगर अभी आपकी हाल ही फिलहाल में एंजियोग्राफी हुई है और आपको अपनी एंजियोग्राफी में बहुत ही खतरनाक ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, जैसे 80%, 90%, 95% या 100% की ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, कहीं पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट टोटल ऑक्यूलेशन, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि आर्टरीज कैल्सिफाइड हो गई हैं और तुरंत बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। देखिए, ऐसे में डरना घबराना बड़ा स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जब बात अपने अपनों की होती है, जैसे बच्चे जब अपने माँ बाप की रिपोर्ट देखते हैं, या कोई पत्नी अपने पति की रिपोर्ट देखता है, या कोई पति अपने पत्नी की रिपोर्ट देखता है। इस तरह से जो हमारे प्रियजन होते हैं, जब हम उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो इतना ज़्यादा डर का माहौल हो जाता है। और ये जानना तो बहुत दूर की बात होती है कि वाकई मरीज वो चाहता है कि नहीं चाहता, या मरीज का शरीर उसके लिए फिट है कि नहीं फिट है। हमेशा एक बाहर से दबाव डाला जाता है कि यहाँ पे सर्जरी ज़रूर कर ली जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूँ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रैक्टिशनर। आज की इस वीडियो में मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो लगभग 99% पेशेंट नहीं जानते, और अगर डॉक्टर्स की मैं बात करूँ तो शायद 95% डॉक्टर्स भी नहीं जानते। जो केवल MBBS, MD या नॉर्मल जो फिजिशियन है उनको इसके बारे में नहीं पता होता। एक सर्जन को ये बात ज़रूर पता होती है, और वो ये बातें पेशेंट को क्यों नहीं बताते इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अब कई लोग सवाल पूछेंगे कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। पर ये मेरी रिसर्च का नतीजा है, मैं एक रिसर्चर हूँ, इसलिए इस सब चीज़ों को ढूंढना मेरा काम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब हमको ब्लॉकेज दिखती है कि कोई ब्लॉकेज 90% हो गई, 95% हो गई या 100% हो गई, तो सबसे पहली चीज़ जो एक आम इंसान को देखनी चाहिए वो ये कि ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज कैसी है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ क्या हो रही है। क्या मुझे चलने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, क्या मेरा TMT पॉजिटिव है, क्या मेरा स्ट्रेस इको पॉजिटिव है, क्या मेरी सांस फूलती है, या मुझे किस तरह के डे टू डे बेसिस पे कोई ऑनगोइंग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसका जवाब हाँ या ना में, या तो फिर इसको टेस्ट करके वैलिडेट किया जा सकता है। स्ट्रेस इको एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो हमें बताता है कि हमारा टॉलरेंस कितना है। और मेडिकल साइंस में पिछले 26 सालों में जो 5 सबसे बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और स्टडीज़ हुई हैं, उसका रेफरेंस लेकर के आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी ब्लॉकेज खतरनाक होती है, कौन सी ब्लॉकेज खतरनाक नहीं होती, किस ब्लॉकेज के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, किस ब्लॉकेज के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, और पेशेंट ऐसी एक दुविधा वाली स्थिति में डिसीजन कैसे ले सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल उन लोगों के दिमाग से डर को निकालना है जो हमेशा एक अनजान डर के साए में बैठे रहते हैं कि मेरी ब्लॉकेज तो 95% हो गई, मेरे तो 100% की ब्लॉकेज है, मेरा काम कैसे चलेगा। राइट, तो थोड़ा सा मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, इसका जवाब अपने आप में आप ढूंढेंगे तो शायद आपको बेहतर आंसर मिले। ये जो ब्लॉकेज 100% की दिख रही है या 95% की दिख रही है, पहली चीज़ तो ये, क्या ये ब्लॉकेज इमरजेंसी में हुई है? जैसे आपको रात में पेन हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, आपकी एंजियोग्राफी हुई, क्या आपको वहाँ पे कोई ये इमरजेंसी में दिखाई दे रहा है? मतलब कहते हैं इसको हार्ट अटैक की वजह से अगर ये ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। अगर ये ब्लॉकेज इमरजेंसी में बनी हुई है और आप कुछ घंटों के अंदर अस्पताल पहुंच गए हैं, तो बेस्ट है कि वहाँ पे स्टंट डाल करके उस ब्लॉकेज को खोल दिया जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर आप नॉर्मल प्रिवेंटिव चेकअप के लिए गए, या आपको बीच बीच में आए दिन पेन हो रहा था तब आप गए, तो वहाँ पे आपका निर्णय कुछ अलग हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपके सिम्टम्स क्या थे? क्या आपको चलने में दर्द हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी? ये आपका देखना ज़रूरी है। इसके बाद जब आपके सामने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आ गई, तो आने के बाद ये जो मैंने बोला कि कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। अगर ये ब्लॉकेज इमरजेंसी में नहीं हुई, तो क्या ये ब्लॉकेज पिछले 24 घंटे में हुई है? क्या ये ब्लॉकेज पिछले 1 महीने में हुई है, या पिछले 1 साल में हुई है? इसका जवाब है आपकी जितनी भी उम्र है उसमें आप 10 साल घटा दीजिए, ये तब से बननी चालू हुई थी, या 20 साल घटा दीजिए, तब से बननी चालू हुई थी। और धीरे धीरे ये बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आज आपको ये 100% या 95% की दिख रही है। लेकिन ये तब भी थी, 1 साल पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी। हो सकता है ये थोड़ी सी कम रही हो और आज ये बहुत ज़्यादा रही होगी। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप अपनी साथ में इको की रिपोर्ट में देखिए, क्या आपको पहले कोई हार्ट अटैक आ चुका है? आप अपना ECG देखिए, क्या आपको पहले कोई हार्ट अटैक आ चुका है? अगर आपके इको में आपका हार्ट फंक्शन ठीक है, हार्ट में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, हार्ट का पंपिंग ठीक है, इसका मतलब आपको पहले कोई हार्ट अटैक नहीं आया। तो जो ब्लॉकेज पिछले 40 साल में आपको हार्ट अटैक नहीं दी, क्या वो ब्लॉकेज केवल आज एंजियोग्राफी होने की वजह से आपको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में ब्लॉकेज दिखने लगी, एक डॉक्टर ने बोला कि आपको बाईपास करना पड़ेगा या एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, क्या हार्ट अटैक का खतरा ये रातों रात क्रिएट हो गया? इसका जवाब है नहीं। हार्ट अटैक का खतरा आज भी नहीं है। इनफैक्ट हार्ट अटैक का खतरा जब था तब आपको इस ब्लॉकेज के बारे में ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं। खैर,
हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा ब्लॉकेज के बारे में बता दूं। जब ब्लॉकेज बननी शुरू होती है, ये शुरुआत होती है हमारी जो खून को ले जाने वाली नसें हैं, दिल को जो खून पहुंचाती है नसें, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब इसकी अंदरूनी परत डैमेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम लेयर, तो उसकी मरम्मत करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जाता है। और मरम्मत करने की प्रक्रिया में हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, ब्लॉकेज बनने की शुरुआत होती है। क्योंकि हमारा शरीर उस डैमेज साइट को, जो अंदरूनी परत डैमेज हो गई, उसको रिपेयर करता है। तो खून में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, वाइट ब्लड सेल्स हो, कैल्शियम हो, मैक्रोफेजेज हो, सारी चीज़ें जाकर के हमारा बॉडी क्या करता है, वहाँ पे डंप कर देता है। और उसके ऊपर एक पतली झिल्ली बना देता है, जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं। जब ये फाइब्रस कैप बनती है शुरू शुरू में तो बहुत कमज़ोर होती है। और जब ये कमज़ोर होती है तो होता क्या है कि इसके फटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हार्ट अटैक क्या होता है। वो ब्लॉकेज देख के ये सोचते हैं कि ब्लॉकेज ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और अभी जो मैंने आपको बताया कि जब ये ब्लॉकेज बनती है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक जो पतली झिल्ली है, जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं, अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो वहाँ पे आने वाले 40 मिनट के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जो आगे की सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर देता है। और जब ये सप्लाई बंद हो जाती है तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो मर जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो लगभग जब ब्लॉकेज बननी शुरू हुई तो ये झिल्ली बनी, झिल्ली कमज़ोर थी। इसीलिए जब ब्लॉकेज बननी शुरू होती है तो जैसे जैसे ब्लॉकेज बननी शुरू हुई और बढ़नी शुरू हुई, तो शुरुआती स्टेज में जब ये 20%, 30%, 40% या 50% होती है, उस वक्त पे हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि ये झिल्ली बहुत कमज़ोर होती है, और जब ब्लॉकेज बननी शुरू होती है तो ब्लॉकेज बड़ी अनस्टेबल होती है। इसीलिए ब्लॉकेज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक अनस्टेबल ब्लॉकेज, एक स्टेबल ब्लॉकेज। राइट? इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं एक नॉन कैल्सिफाइड प्लाक, या एक को हम बोलते हैं कैल्सिफाइड प्लाक। नॉन कैल्सिफाइड, या जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट प्लाक, ये क्या होता है, जब बननी शुरू होती है ब्लॉकेज तो शुरुआती दौर में ये एकदम जिसको हम कहते हैं फैट की तरह, घी की तरह पिल पिलाती हुई ये आर्टरीज की सरफेस के ऊपर होती है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है। लेकिन हमारा शरीर बेवकूफ़ तो नहीं है। जैसे जैसे ये ब्लॉकेज ग्रो करती है, हमारा शरीर सबसे पहले इस झिल्ली को मोटा करना शुरू करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि हमारा शरीर जानता है कि अगर ये मेम्ब्रेन फट गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा काम हमारा शरीर ये करता है कि समय के साथ में इन ब्लॉकेज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट करना शुरू करता है। कैल्शियम डिपॉजिट करने से क्या होता है कि ये आर्टरीज एकदम सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, पत्थर जैसी हो जाती हैं। और पत्थर जैसी होने की वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो ब्लॉकेज के ऊपर जो झिल्ली फटने का खतरा होता है, मतलब वो ब्लॉकेज कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती, उसका जो रिस्क होता है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है, लगभग ज़ीरो हो जाता है। हाँ, इस ब्लॉकेज की वजह से जब ये ब्लॉकेज, और ये कब होता है, जब ये ब्लॉकेज बहुत बड़ी हो जाती है, आमतौर पे जब 70, 75, 80, 85, 90, 95 तक पहुंचती है ब्लॉकेज, तब जाकर के ब्लॉकेज मोस्टली कैल्सिफाइड ही हो जाती है। और जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज होगी उसके कैल्सिफाइड होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। राइट? तो जो ब्लॉकेज कैल्सिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, वो स्टेबल हो गई, वो अब हार्ट अटैक नहीं देके जाएगी, वो दर्द देके जाएगी, वो पेन क्रिएट करेगी, चलने में आपको दर्द होगा, भारीपन होगा। इसलिए जब एंजियोग्राफी में हमको ब्लॉकेज दिखती है तो पहले हमको अपने सिम्टम्स देखने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हमको चलने में पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम भी ऐसे ही पेशेंट्स को अपने पैरामीटर्स में देखते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा शरीर इस ब्लॉकेज को कैसे हैंडल करता है। पहली बात तो ब्लॉकेज बढ़ने के साथ में क्या हुआ, हमारे शरीर ने इस ब्लॉकेज को क्या किया, स्टेबल कर दिया, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया, ऊपर की मेम्ब्रेन को मोटा कर दिया ताकि ये हार्ट अटैक क्रिएट ना करे। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में एक सवाल भी आएगा कि ब्लॉकेज फिर बढ़ती कैसे जाती है, क्या ये कोलेस्ट्रॉल या ज़्यादा तेल या घी खाने से बढ़ती है? देखिए, इसका डायरेक्ट तो आंसर ये नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट आंसर है हमारे शरीर में जो एलडीएल मॉलिक्यूल होता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसमें भी दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, एलडीएल ए और एलडीएल बी। एलडीएल ए मॉलिक्यूल है, ये बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फुटबॉल का एक बॉल है, इसके मॉलिक्यूल की साइज बहुत बड़ी होती है। लेकिन एलडीएल बी मॉलिक्यूल है, ये बहुत छोटे होते हैं, छर्रे के साइज के होते हैं। ये उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, और क्या होता है कि जो हमारी ब्लॉकेज, जहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है, जो ब्लॉकेज हमारी ऑलरेडी, अगर हमारी इनर लाइनिंग अच्छी नहीं है, मतलब जो ऊपर की झिल्ली है, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, ये एलडीएल बी मॉलिक्यूल उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा, उसको ब्लॉकेज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इस तरीके से ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। खैर, हम शुरुआत जहाँ से हमने शुरू किया था कि अब ये ब्लॉकेज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब जब ये बड़ी स्टेबल हो गई तो क्या हो गया, ये हार्ट अटैक तो नहीं देगी, लेकिन क्या होगा, जो हमारे अंदर का एरिया है, जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर का एरिया है, जिसको हम ल्यूमन कहते हैं,
उसके अंदर जितनी जगह होती है, तो हमारी कोरोनरी आर्टरीज को काम करने के लिए टोटल 25 से 30% सप्लाई की ही ज़रूरत होती है। जो हमारी लेफ्ट साइड की आर्टरीज होती हैं जिसमें एलएडी और एलसीएक्स हैं, उसको काम करने के लिए 25 से 30%, और जो राइट साइड की आर्टरी होती है उसके लिए हार्डली 10 से लेकर 20% मैक्सिमम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है। लेफ्ट साइड का हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, इसीलिए लेफ्ट साइड का जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जो ब्लड को पंप करता है, कुदरत ने इसीलिए लेफ्ट साइड की दीवार की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर बनाई है, जबकि जो राइट साइड का वेंट्रिकल है उसका काम होता है खून को केवल फेफड़ों तक पहुंचाना, और फेफड़े एकदम पास में होते हैं, हमारे हार्ट के साथ लगे होते हैं, इसीलिए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो उसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 से लेकर 0.4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और राइट साइड में भगवान ने इसीलिए एक आर्टरी दी हुई है, और लेफ्ट साइड में ऊपर वाले ने 2 आर्टरीज बना करके दी हुई है, जिसको हम एलएडी और एलसीएक्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे हमारी ब्लॉकेज बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी ब्लॉकेज बढ़ती गई, तो कुदरत कैसे रिस्पॉन्ड करती है? पहली बात तो मैंने बताया, नेचर का काम है उसको स्टेबल कर देना, उसको हार्ड कर देना। दूसरा काम है कि हमारा शरीर उन ब्लॉकेज के अगल बगल से नई नसें क्रिएट करना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है कि कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर पहले से ही पूरी की पूरी एक नसों का, आर्टरीज का पूरा एक सिस्टम पहले से ही बना के दिया हुआ है। इसको हम कोलेट्रल आर्टरीज कहते हैं। और ये आर्टरीज कोई एक दिन में नहीं बनती। आप ये समझिए नेचर ने पहले से ही हमारे शरीर में बना करके फिट करके दिया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गाड़ी में, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 4 पहिए होते हैं, लेकिन क्या होता है गाड़ी के साथ हमको एक स्टेपनी भी मिलती है कि अगर कहीं पे कोई पहिया पंचर हो जाए तो वहाँ पे हम स्टेपनी से उसको रिप्लेस करके गाड़ी को आगे ले जा सकें। बिल्कुल यही चीज़ लागू होती है हमारे हार्ट के ऊपर भी। तो नेचर ने जो सिस्टम दिया हुआ है, तो जिस किसी हिस्से में, जिस किसी मांसपेशियों में ब्लड की सप्लाई कम होनी शुरू होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो हमारा शरीर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उन चैनल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और ये जो नसें हैं जो पहले से बनी है, ऐसा नहीं कि एक बार ये एक्टिवेट हो गई तो ये खत्म हो गई। हमारे शरीर में अपने आप इस तरह की नसों की बनने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, और एक सही आहार, सही दिनचर्या के साथ इस तरह की नसों को और भी डेवलप किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और जो पहले से नसें बनी हुई हैं उसको एक्टिवेट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टेरियोजेनेसिस। तो जैसे ही किसी हिस्से में ब्लड की सप्लाई कम होती है, वहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया नई नसों के बनने की प्रक्रिया और पुरानी नसों के एक्टिवेट होने की प्रक्रिया, उसको ये दोनों अपने आप शुरू हो जाती हैं। ये नेचर का काम है, ये कोई इंसान की चीज़ नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी ब्लॉकेज 90% हो गई, किसी की ब्लॉकेज 100% हो गई, उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। और कोई पेशेंट ऐसा है कि उसकी ब्लॉकेज 70% है, इसके बाद भी वो छाती पे हाथ, जैसे वो 4 कदम चलता है अपनी छाती पे हाथ रख लेता है, मतलब उसको पेन हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसके शरीर में ब्लॉकेज ऑलरेडी 100% हो गई पर उसको अगर पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि भगवान ने जो स्टेपनी दी हुई थी वो काम करना शुरू कर चुकी है और वहाँ से ब्लड अपने आप जा रहा है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको दिक्कत जा रही है, इसका मतलब उसका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था कि भगवान ने उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। डायबिटिक पेशेंट्स के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो जाती हैं, तो हमारे जो पेन सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं जो पेन को कैरी करती हैं हमारे दिमाग तक, वो डैमेज हो जाती हैं। तो उन पेशेंट्स को कई बार पेन उतना अच्छे से पता नहीं चलता, या कई बार पता भी नहीं चलता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार हार्ट अटैक होता है, वो भी साइलेंट होता है, और ऐसे पेशेंट्स को पेन का भी पता नहीं चलता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस में। इसके बाद हम बात करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था फिर से, तो नेचर अपने आप क्या करती है, अपने आप नए चैनल्स बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए जब एंजियोग्राफी में हमको ब्लॉकेज दिखाई देती है तो हमको पहले एज ए पेशेंट, एज ए जागरूक इंसान ये देखना चाहिए कि हमारी इफेक्टिव ब्लॉकेज कितना है। इफेक्टिव ब्लॉकेज का मतलब कि जो पहले ब्लॉकेज दिख रही है, लेट्स से 90% दिख रही है, माइनस जो नेचर ने अपने आप बना लिया है, एक्टिवेट कर दिया है, जो चैनल्स एक्टिवेट कर दिए हैं, उसके बाद जो हमारी टोटल ब्लड सप्लाई हो रही है, तो जितनी हमारे हार्ट को जरूरत है क्या उतनी हो रही है? अगर हो रही है इसका मतलब नेचर ने अपना काम कर दिया है। तो उस केस में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ब्लॉकेज ऑलरेडी 90, 95 या 100 की रेंज में होती है वो स्टेबल होती है, वो हार्ट अटैक का केस क्रिएट नहीं, हार्ट अटैक के लिए बहुत ही कम खतरनाक होती है। ऐसे ब्लॉकेज में एक चीज़ ज़रूर होती है कि कई बार अगर कहीं ब्लड का क्लॉट बना हुआ है और ब्लॉकेज लेट से 95% है, तो क्लॉट अगर जाकर के वहां से गुजरेगा तो वहां पे उस सप्लाई को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि एक हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी बेसिस पे अगर कहीं पर ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई तो वहां की जो मांसपेशियां हैं वो डेड हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, हमारा हार्ट कमजोर हो जाएगा, हमारा हार्ट पहले से कम पंप करने लगेगा। अब हम बात करते हैं पिछले 25-26 सालों में जितनी स्टडीज हुई हैं, जितनी रिसर्च हुई हैं, वो रिसर्च क्या कहती है। देखिए, एज ए पेशेंट अगर आप खुद इसके बारे में नहीं जानते तो आप एक काम कर सकते हैं,
आप गूगल पे बैठिए, आप चैट जीपीटी, जेमिनी, कोई भी एआई टूल खोल लीजिए। जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने से रिसर्च करके देखिए कि क्या ये बातें सारी सही हैं या इसमें कोई गलती है। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर स्टडीज हुई, क्या क्या स्टंट लगाने से या बाईपास सर्जरी करने से क्या हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, क्या जीवन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आखिरकार जब ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो पेशेंट वो है जिसको तकलीफ हो रही है, चलने में दर्द हो रहा है, उसको आराम मिल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या पेशेंट को जब स्टंट के लिए सलाह दी जाती है तो क्या इस आधार पे दी जाती है कि आपको जो तकलीफ है उसमें आराम हो जाएगा, बल्कि पेशेंट को सलाह देने का जो आधार होता है, आपने भी देखा होगा, वो ये होता है कि पेशेंट को डराया जाता है कि अगर हमने यहाँ पे स्टंट नहीं डाला या बाईपास नहीं किया तो कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बेसिकली सामने वाले से जो सहमति लेने का जो एक आधार होता है वो होता है हार्ट अटैक का डर। और यही चीज़ें हम अपने परिजनों के लिए, जैसे हमारे माता पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं, किसी के भाई हैं, बहन है, उसके लिए हम इसी आधार पे निर्णय लेते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो हम स्टंट के लिए हाँ बोल दें, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टंट डालना बहुत ज़रूरी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रायल था उसको हम बोलते हैं करेज ट्रायल, जो 1999 में रजिस्टर हुआ और 2007 में ये ट्रायल पब्लिश हुआ। इस ट्रायल का जो सबसे बड़ा बेस था वो ये था कि 2018 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया। इस ट्रायल का जो फाउंडेशन था वो ये था कि 2018 पेशेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी उन पेशेंट्स की थी, इसमें सारे जो पेशेंट लिए गए वो पेशेंट थे स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट। स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट उन पेशेंट्स को कहते हैं जो स्टेबल हैं, जो बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। तो अनस्टेबल पेशेंट हुआ है जिनको हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, राइट, वो पेशेंट अनस्टेबल है। उन पेशेंट के लिए एंजियोप्लास्टी करना, बाईपास सर्जरी करना एक अलग डिसीजन है। लेकिन जो पेशेंट स्टेबल है, जिसको कि चलने में दर्द होता है, जैसे रुक जाते हैं तो दर्द चला जाता है, इसके अलावा पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेशेंट कहलाते हैं स्टेबल पेशेंट। तो अब हम स्टेबल पेशेंट की अगर बात करें तो स्टेबल पेशेंट्स में क्या एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इस चीज को देखने के लिए ट्रायल किया गया। तो 2018 पेशेंट्स के ऊपर जब ये ट्रायल किया गया तो पेशेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप वो था जिन पेशेंट्स को, ये सारे पेशेंट ऐसे थे जो स्टेबल थे और इनको ब्लॉकेज 70% के ऊपर थी। पहला ग्रुप वो था जिन पेशेंट्स को सबसे पहले तो उनकी एंजियोग्राफी में जब ब्लॉकेज 70 के ऊपर दिखी तो उनको स्टंट लगाया गया या उनको बाईपास सर्जरी की गई और साथ में दवाई दे दी गई। दूसरा पेशेंट्स का ग्रुप वो था जिनको की ब्लॉकेज 70% से लेकर के 100% के बीच में थी, उनको कोई स्टंट नहीं लगाया गया, बल्कि उनको केवल मेडिसिन दे करके, इसको हम बोलते हैं ओएमटी, ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी, मतलब सही मेडिसिन मैनेजमेंट के थ्रू उनको जो चलने में पेन हो रहा था उसको रिलीफ किया गया, उसको मैनेज किया गया, क्योंकि दवाओं से भी पेन को 100% पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, इसके बाद जब इस ट्रायल को साल दर साल देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ये जो ट्रायल है 1999 में रजिस्टर हुआ, इसके बाद 2007 में पब्लिश हुआ और 4.6 ईयर्स तक इसके पूरे डेटा को एनालिसिस किया गया। इसके बाद देखा गया कि वो ग्रुप जिसमें हमने स्टंट लगा करके दवाई दी और दूसरा ग्रुप वो जिनमें कि हमने केवल दवाई दी, तो ये देखा गया कि इन 4.6 ईयर्स के बीच में ऐसा कौन सा ग्रुप था जिनमें कि ज्यादा हार्ट अटैक हुआ, जिनमें ज्यादा एंजाइना हुआ, जिसमें डेथ रेट ज्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ग्रुप में ये चीजें तो होंगी ही होंगी। ये देखा गया कि इन दोनों ग्रुप में जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट का रेट था, जो डेथ रेट था, दोनों में लगभग सेम था। सेम का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को हमने एंजियोप्लास्टी की थी, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि उनको पेन कम होना चाहिए, उनमें डेथ रेट कम होना चाहिए, उनमें हार्ट अटैक का रेट कम होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिनको केवल हमने दवा दी थी, उस ग्रुप में ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ग्रुप में हार्ट अटैक का रेट एकदम सेम टू सेम था, डेथ रेट एकदम सेम टू सेम था, और जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुए, जैसे किसी को एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसका रेट भी दोनों में सेम था। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि केवल एक्स्ट्रा स्टंट लगाने से पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ। जितना फायदा दवा से होना था उतना ही फायदा पेशेंट को स्टंट लगाने के बाद भी हुआ। इसका मतलब स्टंट लगाने का कोई एक्स्ट्रा फायदा पेशेंट को देखने को नहीं मिला। इसके बाद जो दूसरा ट्रायल, जिस दूसरे ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, उस ट्रायल को हम बोलते हैं फेम ट्रायल। अब ये फेम ट्रायल 2001 में रजिस्टर हुआ और 2007 में ये ट्रायल पब्लिश हुआ। फेम ट्रायल का उद्देश्य ये था कि जिन पेशेंट को 70% के ऊपर ब्लॉकेज होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज, क्योंकि 70% के ऊपर ही स्टंट या बाईपास की सलाह दी जाती है। अब इसका पर्पस क्या था? क्योंकि कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि उनको 100% होने के बाद भी कोई पेन नहीं होता, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो 70% पे ही अपना सीना पकड़ के बैठ जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है, 4 कदम चलते हैं तो चल नहीं पाते। तो इसका जो पर्पस था वो ये देखना था कि
जिन पेशेंट्स को ब्लॉकेज 70 के ऊपर है तो इसमें एक पैरामीटर रखा गया और उस पैरामीटर को बोला गया FFR, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के पार से एक सेंसर को लेके मतलब पास किया गया और ये देखा गया कि ब्लॉकेज होने के बाद भी अगर ब्लॉकेज के आगे जो ब्लड फ्लो है, जितना ब्लॉकेज के पहले ब्लड फ्लो आ रहा है, ब्लॉकेज के जो बाद ब्लड फ्लो आ रहा है, क्या उसका जो रेशियो अगर 0.8 या उससे ज्यादा है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज लेट से मान लिया 90% हो गया, तो हमें सुनने में क्या लगता है कि अगर ब्लॉकेज 90% हो गया है लेकिन जितना ब्लड इधर से जा रहा है उधर तो 10% ही ब्लड पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किसी के केस में नहीं होता। ब्लॉकेज के बाद भी जो ब्लड फ्लो है नॉर्मली 50, 60, 70% तो सभी के रहता है, लेकिन हमने जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बना के रखा था वो था 80%। तो ये देखा गया कि जिनकी ब्लॉकेज चाहे किसी की 70 हो, 80 हो, 90 या 195% ही ब्लॉकेज क्यों ना हो, क्योंकि 100% में तो डायरेक्टली हम उस सेंसर को पास नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही उस वायर को पास किया गया और ये देखा गया कि ब्लॉकेज के बाद जो ब्लड फ्लो था वो उसका रेशियो डिवाइडेड बाई द ब्लड फ्लो एट द प्रॉक्सिमम, मतलब ब्लॉकेज के पहले जो ब्लड फ्लो था उसका रेशियो अगर 0.8 के ऊपर है, ये एक सेंसर के थ्रू चेक किया गया और इसी को बोला गया FFR टेस्ट। आज भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, अगर किसी को स्टंट लगाना है या नहीं लगाना है उसका डिसीजन FFR के बेसिस पे ही होना चाहिए, भले आपकी ब्लॉकेज 90% ही क्यों ना हो। तो ये देखा गया कि आधे से ज्यादा पेशेंट ऐसे थे जिनकी ब्लॉकेज 70 के ऊपर तो थी, लेकिन उनका FFR का जो वैल्यू है वो 0.8 के ऊपर था और उनको इसीलिए उनको किसी तरह का कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं था। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया फेम ट्रायल, इसका पर्पस था कि पेशेंट को स्टंट लगाने का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो FFR बेसिस पे होना चाहिए या केवल एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज को देख करके स्टंट लगाने के बेसिस पे होना चाहिए। इसके बाद जब ये देखा गया कि जब पेशेंट्स को जिनको उन्होंने स्टंट लगाया, और अगेन जब ये ट्रायल हुआ तो दो कैटेगरी में पेशेंट बांटे गए। पहला वो कैटेगरी था जिसमें 70 के ऊपर सभी को स्टंट लगा दिया गया। दूसरा कैटेगरी के पेशेंट वो थे जिसमें कि जिनका ब्लॉकेज 70 के ऊपर था लेकिन FFR 0.8 या उससे नीचे था, केवल उनको स्टंट लगाया गया। और ऐसे में देखा गया कि 50% से ज्यादा पेशेंट ऐसे थे जिनका की FFR की वैल्यू 0.8 या उससे ज्यादा थी, तो उनको स्टंट नहीं लगाया गया। अब इसके बाद जब इसको ईयर आफ्टर ईयर मॉनिटर करके देखा गया कि जिन पेशेंट को हमने केवल 70% देख करके स्टंट लगा दिया है और जिन लोगों का FFR 0.8 के ऊपर था उनको नहीं लगाया, उनके कम वालों को ही लगाया, तो क्या कोई फर्क पड़ा हार्ट अटैक के रिस्क में या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में या क्वालिटी ऑफ लाइफ में? इसका आंसर है नो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट जिन पेशेंट्स को मतलब जिन दोनों कैटेगरी में पेशेंट्स को चाहे स्टंट लगाया गया था या नहीं लगाया गया था, उनमें डेथ रेट, हार्ट अटैक का रिस्क एकदम सेम था। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ब्लॉकेज को देख करके स्टंट का डिसीजन लेना कोई समझदारी नहीं है। अगर हम FFR करके ये देखें कि जिसका ब्लॉकेज का लेवल, जिसका FFR की वैल्यू 0.8 या उससे ज्यादा है, उनको स्टंट लगाना एक समझदारी वाली चीज हो सकती है। सॉरी, उससे कम होगा उनको स्टंट लगाना फिर भी ठीक है, लेकिन जिनकी वैल्यू 0.8 या उससे ज्यादा है उनको किसी भी तरीके से स्टंट नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे एक कैच और आता है कि अगर किसी की वैल्यू अगर FFR की वैल्यू 0.8 या उससे नीचे है तो क्या किसी तरीके से FFR की वैल्यू को 0.8 से ऊपर ले जाया जा सकता है? बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है अपना आहार, दिनचर्या ठीक करना, और एक ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं EECP ट्रीटमेंट। ये हमारे बॉडी में नए चैनल्स बना देता है, कोलेट्रल आर्टरीज बना देता है, पुरानी बनी हुई आर्टरीज को एक्टिवेट कर देता है। इसको हम नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इससे क्या होता है, FFR की वैल्यू बहुत अच्छे से 0.5, 0.4 वाले पेशेंट्स की भी FFR की वैल्यू 0.8 के ऊपर चली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि पेशेंट को किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हम ट्रीटमेंट कितना अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रायल था। इसके बाद जो तीसरा ट्रायल है, जो आज तक का सबसे बड़ा ट्रायल है, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट ट्रायल। इस्कीमिक हार्ट ट्रायल को हम इतना वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि अभी तक के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उन सारे के सारे ट्रायल में ये एक ऐसा ट्रायल है जिसमें जो पेशेंट्स का डेटा सेट था वो सबसे ज्यादा था। 2012 में ये ट्रायल रजिस्टर हुआ और 2020 में इसको पब्लिश किया गया। तो लगभग 8 साल तक 5000 से ज्यादा पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि इनमें उन पेशेंट्स को कंसीडर किया गया जिनकी की ब्लॉकेज मॉडरेट से लेकर सीवियर थी, मतलब जिनकी ब्लॉकेज केवल 70% से लेकर के 100% के ब्लॉकेज थे, उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया। और उसमें भी अगेन वही चीज की गई, पेशेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी वो थी जिनको की मॉडरेट टू सीवियर ब्लॉकेज था। दूसरी कैटेगरी वो थी पेशेंट की
मतलब दोनों कैटेगरी में पेशेंट की ब्लॉकेज है वो मॉडरेट टू सीवियर थी, लेकिन एक कैटेगरी में क्या हुआ, पेशेंट को स्टंट लगाया गया, बाईपास सर्जरी किया गया और पेशेंट को रिलीफ दिया गया। दूसरा कैटेगरी वो था जिसमें पेशेंट को केवल ओएमटी पे और लाइफस्टाइल पे रखा गया। इसमें एक चीज जरूर इंक्लूड की गई कि पेशेंट को एक अच्छी लाइफस्टाइल की सलाह दोनों कैटेगरी में दी गई, जिनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए बताया गया हो या जिनको केवल दवाई दे करके उनको लाइफस्टाइल के साथ में रख दिया गया हो। इसके बाद जब इसके डेटा को मॉनिटर किया गया तो जो रिजल्ट्स हमेशा आते थे वही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए। दोनों ही कैटेगरी में हार्ट अटैक के रेट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में और जो कार्डियोस्कुलर इवेंट होते हैं, एंजाइना, चेस्ट पेन वगैरह, सांस फूलना, ये सारे के सारे एपिसोड्स में कोई फर्क नहीं देखने को मिला। जो रेशियो, जो परसेंटेज हमको यहाँ देखने को मिला, जिनको हमने एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और दवाई दी, लाइफस्टाइल चेंज कराया, दूसरी कैटेगरी उनकी थी जिनको कि हमने दवाई देकर के उनका लाइफस्टाइल चेंज करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि केवल दवाई देना और लाइफस्टाइल चेंज करना अपने आप में उतना ही अच्छा है जितना कि किसी की एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करना, उसके साथ में दवाई देना और लाइफस्टाइल चेंज करना। तो इससे हमको सीखने को क्या मिला? हमको सीखने को यही मिलता है कि अगर किसी की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, हम बात करें यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर ब्लॉकेज, क्योंकि 70 से लेकर के 100% की ब्लॉकेज, क्योंकि अगर ब्लॉकेज ऑब्वियसली 70 के नीचे होगी, 60-50 होगी, वहाँ पे हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो के बारे में बात करूँगा। खैर, तो ये जो इस्कीमिक हार्ट ट्रायल था ये 2020 में पब्लिश हुआ और ये इतना पॉपुलर इसलिए था क्योंकि इसमें जो डेटा सेट था वो बहुत बड़ा था। इसके बाद जो हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारा अगला ट्रायल था वो था बारी 2D ट्रायल। बारी 2D ट्रायल का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारा जो बाईपास सर्जरी होती है, जो एंजियोप्लास्टी होती है, उसमें जो रिवस्कुलराइजेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इसका नाम ही होता है बाईपास एंजियोप्लास्टी रिवस्कुलराइजेशन इंटरवेंशन। और 2D का मतलब होता है टू द डायबिटिक पेशेंट्स, मतलब ऐसे हार्ट के पेशेंट जिनको डायबिटीज भी है, क्या उनके लिए एंजियोप्लास्टी ज़्यादा अच्छा है या उनके लिए बाईपास सर्जरी ज़्यादा अच्छा है? तो ये जो बारी 2D ट्रायल था ये 2009 में पब्लिश हुआ और इसमें जो आंकड़े निकल के आए वो आंकड़े ज़रूर ऐसे थे जो पेशेंट के लिए समझने के लिए भी ज़रूरी हैं और वो थोड़े से चौंकाने वाले भी थे। इसमें जो जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल का पैरामीटर था वो वहाँ पे सर्जरी करना और दवाई देना नहीं था, बल्कि वहाँ पे हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि पेशेंट के लिए बाईपास ज़्यादा अच्छा है या पेशेंट के लिए एंजियोप्लास्टी ज़्यादा अच्छा है। तो जिन पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज था, लेकिन वो सारे के सारे हार्ट के पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स भी थे, उन पेशेंट्स को जब उन्होंने ये करके देखा कि जिन पेशेंट्स को उन्होंने ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए, जिनको मल्टीवेसल ब्लॉकेज थी, मल्टीवेसल ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए जब उन्होंने एंजियोप्लास्टी की और दूसरी एंजियोप्लास्टी करके स्टंट डाला, और दूसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की थी जिनको कि मल्टीवेसल ब्लॉकेज था लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, स्टंट डाल दिया। मतलब एक कैटेगरी में स्टंट डाला मल्टीवेसल ब्लॉकेज में, दूसरे में उन्होंने बाईपास सर्जरी कर दिया। उसके बाद जब ईयर आफ्टर ईयर फॉलोअप करके देखा तो उन्होंने देखा कि उन पेशेंट्स की जिनकी बाईपास सर्जरी की गई थी, उन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और उनका जो उनको कार्डियोस्कुलर इवेंट के रेट्स थे वो रिलेटिवली बेटर थे कंपेयर टू स्टंट। मतलब स्टंट लगाना भी उस केस में पेशेंट के लिए उल्टे नुकसानदायक है कंपेयर टू उन पेशेंट्स की अगर बाईपास सर्जरी की जाए। तो जो पेशेंट कई बार डायबिटिक भी होते हैं, उनको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मल्टीवेसल डिजीज होती है और कई बार डॉक्टर बाईपास के लिए बोलते हैं, तो वो बाईपास से बचते ही इसलिए हैं कि उनको लगता है कि यार बाईपास ज़्यादा खतरनाक है, रिस्की है, स्टंट डलवा लेते हैं। लेकिन जो स्टडीज़ और रिसर्च बताती हैं कि ऐसे पेशेंट्स के लिए बाईपास सर्जरी ज़्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू कि अगर उनको केवल क्या कहते हैं, स्टंट लगाया जाए। इसके बाद जो अगला ट्रायल था उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटा ट्रायल। ऑर्बिटा ट्रायल 2017 में पब्लिश हुआ और ऑर्बिटा ट्रायल एक और बहुत ही चमत्कारी चीज़ थी जो मतलब सभी को जाननी चाहिए। वो ये थी कि जो रियल में स्टंट लगाया जाता है उससे देखा जाता है कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है उसमें रिलीफ मिल जाता है। और उसको कंपेयर करने के लिए जो हमारा प्लेसिबो कंट्रोल होता है, मतलब कि लेट से मान लीजिए कि दो डेटा सेट है, एक में 1000 पेशेंट है, दूसरे में 1000 पेशेंट है। पहले 1000 पेशेंट को रियल में उन्होंने क्या कहते हैं, स्टंट लगा दिया जहां पे ब्लॉकेज थी, मतलब ऑब्वियसली जो ब्लॉकेज 70% के ऊपर होगी वहीं पे स्टंट प्लेसमेंट किया। दूसरा ग्रुप वो था जिसमें कि ब्लॉकेज 70% के ऊपर थी लेकिन उनको स्टंट प्लेस नहीं किया, उन्होंने एक गाइडेड वायर डाला, कैथेटर डाला और उनको बोल दिया कि हाँ जी आपके स्टंट लग गया। इसी को बोलते हैं प्लेसिबो, क्योंकि प्लेसिबो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे केवल बिलीफ की वजह से हमारा शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी मेडिसिन को लेकर के या किसी प्रोसीजर को लेकर के, तो हमेशा जो चीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड रखी जाती है वो प्लेसिबो को कंट्रोल किया, प्लेसिबो के साथ में मेजर किया जाता है। जैसे कोई दवा है, हमने सर दर्द की दवा बनाई तो हमने दो कैटेगरी पेशेंट की बनाई जिसमें उनको दर्द हो रहा था। पहले में हमने रियल मेडिसिन दी, दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट को हमने वो जो एक प्लेसिबो वाली मेडिसिन है कि उनको एक मीठी गोली दे दी बस,
और हमने दोनों को बोल दिया कि हाँ जी आपको हमने सर दर्द की दवा दे दी। तो जिनको हमने एक्चुअल में गोली नहीं दी है, हमने केवल बोल दिया है कि आपको सर दर्द की दवा दे दी है, उनमें भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनका सर दर्द ठीक हो जाएगा, राइट। तो उसको बोला जाता है प्लेसिबो कंट्रोल। तो अगर जो रियल मेडिसिन है, अगर उस ग्रुप में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि पेन में हो रहा है उनको रिलीफ, तो उसको ये माना जाता है कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेसिबो से बेटर है, क्योंकि बेनिफिट तो दोनों में होगा। तो हम फिर से बात करते हैं ऑर्बिटा ट्रायल के बारे में। तो जो ऑर्बिटा ट्रायल 2007 में पब्लिश हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि जब पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को हमने एंजियोप्लास्टी की मतलब रियल में स्टेंट प्लेसमेंट किया, दूसरी उन पेशेंट्स की कैटेगरी थी जिनको कि हमने केवल प्लेसिबो कंट्रोल शैम ट्रायल के लिए रख दिया। और इसके बाद हमने कुछ हफ्तों के बाद जब दोनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स का हमने एक्सरसाइज टॉलरेंस करके देखा, तो हमने ये देखा कि दोनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में जो एक्सरसाइज का जो मतलब जो उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंट कैपेसिटी है, वो दोनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में सेम टू सेम थी। दोनों कैटेगरी में पेशेंट्स को मेडिसिन भी जरूर दी ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी के साथ में। एक कैटेगरी को स्टंट लगाया गया, दूसरे कैटेगरी में ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी के साथ में उनको केवल प्लेसिबो कंट्रोल के लिए तार डाल के उनको बस बता दिया गया कि आपके स्टंट लगा है, लेकिन एक्चुअल में उनको कोई स्टंट प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जिन लोगों के कोई स्टंट नहीं लगा था, उन्होंने केवल ये मान लिया कि मेरे चूंकि स्टंट लग गया है इसलिए मुझे आराम हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ। तो समझने की चीज है कि मतलब जैसे ही उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे किसी स्टंट की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे स्टंट लग चुका है और मैं एकदम ठीक हो चुका हूं, उनकी बॉडी ने अपने आप हमारे शरीर में वो जो इनएक्टिव आर्टरीज थी, जिसको हमने कोलेटरल आर्टरीज बोला था, उसको एक्टिवेट कर लिया। तो मतलब ब्लड सप्लाई उन आर्टरीज के थ्रू होनी शुरू हो गई, जिसको कि हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि वो सिस्टम हमारे बॉडी में तो पहले से ही बना है, हमारे बॉडी में काम कर ही रहा है। तो ये मैंने आपको आज 5 स्टडीज के बारे में बताया है। इन हर एक ट्रायल को, हर एक स्टडी को आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं और एक एक स्टडी को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने बातें बताई हैं वो एकदम सही हैं या उसमें किसी तरह की कोई कमी है। तो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं तो आपको समझ आई होंगी, क्योंकि ये वीडियो कोई किसी को कन्विंस कराने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। ये मैं आपकी खुद जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने से इन चीज़ों को स्टडी करके, क्योंकि हमको इलाज साइंस के थ्रू करना है, विज्ञान के प्रिंसिपल के थ्रू हमको इलाज करना है, हमको किसी डॉक्टर की ओपिनियन के थ्रू कि हमारे डॉक्टर ने बोल दिया हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को थोड़ा समराइज करना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप स्टेबल हार्ट के पेशेंट हैं, आपको चलने में कोई दर्द नहीं होता, आपकी सांस नहीं फूलती, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यू आर ऑल फिट, तो आप अपना डिसीजन लेने के पहले सबसे पहली चीज सेकंड ओपिनियन, जरूरत पड़े तो थर्ड ओपिनियन भी लीजिए। इसके साथ में जो लाइफस्टाइल और ओएमटी है, ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी, क्योंकि हर एक स्टडी में ये देखा गया कि दवाई सबसे जरूरी है और साथ में लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है। इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको शुरू करिए और उसके बाद कुछ महीनों में आप देखिए, अगर आपको कोई सिम्टम्स आ भी रहे हैं, तो अगर आपके वो सारे सिम्टम्स चले जाते हैं तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, पंचकर्मा है, ईईसीपी ट्रीटमेंट है, क्वांटम हीलिंग के ट्रीटमेंट्स हैं, राइट, योगा है, प्राणायाम है, डाइट थेरेपी है। इस तरह की चीज़ें अगर आप इंटीग्रेटेड करेंगे तो इसको हम फंक्शनल मेडिसिन के अंदर स्टडी करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमको एक हॉलिस्टिक बेनिफिट होता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि सर्जरी करने से कोई एक्स्ट्रा फायदा तो होने वाला नहीं है। इसके साथ में मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों के ब्लॉकेज में कैल्सिफिकेशन या आर्टरीज एकदम हार्ड दिखती हैं, वो उन ब्लॉकेज में हार्ट अटैक का खतरा ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, राइट। तो उन ब्लॉकेज को लेकर डरने की जरूरत नहीं होगी। अभी पिछले 3 दिन में ही मैंने करीब 3 से 4 पेशेंट ऐसे जिनको मैंने कंसल्ट किया है। एक अंकल हैं, उनके करीब 7 ब्लॉकेज थी, सारी ब्लॉकेज 90% के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। एज 64 ईयर्स, न कोई उनको पहले CCS क्लास 3 एंजाइना था, उन्होंने डाइट चेंज किया, लाइफ स्टाइल चेंज किया, ECP कराया, 3 महीने हो गए। नाउ ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, 4 मंजिल की सीढ़ियां चल लेते हैं, भागना दौड़ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अलावा एक दूसरे अंकल भी हैं, उनका पहले एक एंजियोप्लास्टी हो चुका था, उनके बाद हमने उनको भी CCS क्लास 3 एंजाइना था, सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। 35 आवर्स की ECP से ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल उन्होंने बहुत अच्छी तो नहीं की, जस्ट ठीक ठाक करी, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने में जिनको रिजल्ट देखने को मिला वो ये है कि उनका एंजाइना आज के टाइम पे 0 है, 4 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। डायबिटिक जहाँ पहले 9.5 था HbA1c, वो अब आज के टाइम पे 7.1 है। हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा था, वो बढ़ गया। ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक सही मेडिसिन लेने से, क्योंकि वहाँ पे अगर वो सर्जरी के लिए जाते तो अगेन सर्जरी से उनको हो सकता है कि उनको जो पेन था उसमें रिलीफ हो जाता है, लेकिन अगेन ये बिलीफ के तौर पे है, प्लेसिबो। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिटा 2D ट्रायल में हमको लगता है ऐसा कि हमारी ब्लॉकेज खुल गई है और हमको पेन नहीं होगा, इसलिए पेशेंट को पेन नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर खुद बनिए
और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप खुद स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप डर के साए से बच पाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आपको आपकी फैमिली में या किसी को भी डॉक्टर अगर ये बोलता है कि आपको तुरंत बाईपास कराने की ज़रूरत है, एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है, तो हमेशा डॉक्टर से एक सवाल ज़रूर पूछिए, डॉक्टर साहब ये जो आप करने जा रहे हैं इससे मेरे फादर को फ़ायदा क्या होगा, या मेरे मदर को फ़ायदा क्या होगा, या मेरे ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ को फ़ायदा क्या होगा? क्या हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा? क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी? जो आप कर रहे हैं अगर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एंजाइना नहीं है, सांस नहीं फूल रहा है, तो आप ये जो करने जा रहे हैं उससे उनको फायदा क्या होगा? क्या हार्ट अटैक का खतरा कम होगा? क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी? बेहतर क्या होगा? और इसका जवाब आप सुनिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं हाँ ऐसा होगा, तो आप ये सारे ट्रायल्स उनको दिखाइए और उनसे पूछिए कि आप जो मुझे एडवाइस कर रहे हैं क्या ये वाकई मेरे फादर के लिए या मदर के लिए या मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए फ़ायदेमंद है नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर आपको समझ आया होगा, इसमें बहुत सारी टेक्निकल मैंने बातें की हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।